हेलो एवरीवन। हम लोगों ने 2024 का पेपर वन कंप्लीट कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग पेपर टू करने वाले हैं। उसमें से जो पेपर टू में होता है थर्ड लैंग्वेज और इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। उसमें से हम लोग जो लैंग्वेज का पोर्शन है जिसमें 1 to 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो करेंगे आज हम। ये देखिए, ये 24 का पेपर है। ये दिख रहा है आपको, February 24। उसका हम पेपर टू करने वाले हैं आज, जिसमें से जिसमें क्या होता है, थर्ड लैंग्वेज होता है और इंटेलिजेंट टेस्ट होता है। तो इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थर्ड लैंग्वेज होता है मराठी, और जो मराठी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थर्ड लैंग्वेज होता है इंग्लिश, ठीक है। तो हम इंग्लिश मीडियम का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए थर्ड लैंग्वेज हमारा मराठी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन मराठी का। क्वेश्चन नंबर वन देखो क्या दिया है। आकृतीतील अक्षरांपासून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण वाक्प्रचाराचा अर्थ पर्यायातून निवडा। तो ये जो दिए हुए हैं यहाँ पे है ना, मतलब एक फिगर दिया हुआ है, उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो उससे एक वाक प्रचार है ना, जो जो उसको अपन एडम्स बोलते हैं, वो इसमें होता है। कौन सा होता है देखो, दुथड़ी भरून वाहने। दुथड़ी भरून, ये देखो, यहाँ से हम देखेंगे दू थ अड़ी, उसके बाद में देखो भ रू न, और उसके बाद वाहणे। दुथड़ी भरून वाहणे यानी ओसंडून वाहणे। इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर आएगा, ओसंडून वाहणे, है ना। दुथड़ी जो नदी होती है ना, नदी का जो दोनों भी किनारे होते हैं, वो दोनों किनारों से भरकर अगर पूरा पानी बह रहा है तो उसको बोलते हैं मराठी में दुथडी भरून वाहणे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पुढीलपैकी कोणत्या वाक्यात शब्दयोगी अवयव आलेले आहे, अचूक 2 पर्याय निवडा। तो शब्दयोगी अवयव क्या होते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ में, ठीक है। अगर इस टाइप का शब्द आता है ना, मागे, समोर, सोबत, है ना, पुढे, इस टाइप के जो शब्द आते हैं ना, तो उसको शब्दयोगी अवयव कहते हैं। तो इसमें से देखिए, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हैं उसमें दूसरा नंबर का जो ऑप्शन है, सानियाच्या घरासमोर, है ना, तो ये जो समोर आ रहा है ना, इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा ये शब्दयोगी अवयव। पारिजातक नेहमी फुललेला असतो, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका एक करेक्ट आंसर है। दूसरा जो है, फोर्थ नंबर का एक है, देखिए, आमच्या शाळेजवळ, है ना, शाळे यानी ये जो जवळ आया है, ठीक है ना, तो ये हो जाता है इसका शब्दयोगी अवयव। तो आमच्या शाळेजवळ मोठे मैदान आहे, तो इसका सेकेंड और फोर्थ, ये दोनों जो सेंटेंस है उसमें शब्दयोगी अवयव आए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिलेल्या चौकटीतील अक्षरे जुळवून तयार होणाऱ्या अर्थपूर्ण म्हणीतील उजवीकडून 6वें अक्षर कोणते। तो इसमें मैंने थोड़ा देखा, इसमें थोड़ा सा एक शायद मिसप्रिंट है एक शब्द, क्योंकि इससे जो है ना, म्हण जो बनती है तो वो है, देखो क्या आता है, उथड़। हाँ, उथड़, देखो उथड़, उथ और ड़, है ना, तो इसको यहाँ लिखेंगे भी हम लोग, क्योंकि हमें 6th वर्ड बताना है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो मण बन रही है वो देखिए, उथड़, उथड़, फिर बाद में आता है पाण्याला। ये देखो, पाण्या और ला, पाण्याला, पाण्याला। उसके बाद आता है देखो खड़खड़ाट, ये ख, और ये यहाँ पे ना ये गलत हो गया शायद, यहाँ पे सिर्फ इतना देना था ड़, ठीक है ना, तो ये या एक्स्ट्रा आ गया है, तो यहाँ पे हो जाता है ख ड़, फिर उसके बाद में ये वाला ख और एड़ा, और ये ट, खड़ खड़ाट, उथळ पाण्याला, खड़खड़ाट, फार, ये दोनों मिला के देखो फार। ये एक म्हण है इसमें मराठी में, ठीक है। उथळ पाण्याला, खड़खड़ाट, फार। तो यहाँ से देखिए, ये एक हमारा ये बन गया है मुहावरा, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। और तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, अर्थपूर्ण म्हणीतील उजवीकडून 6वें अक्षर कोणते। तो यहाँ से है ना, उजवीकडून यानी राइट साइड से, तो ये हो जाता है हमारा राइट और ये होता है लेफ्ट, है ना।
तो यहाँ से हमें क्या करना है, 6 नंबर का लेटर कौन सा है, तो ये देखो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, चौथा, पांचवा और है ना छठवा कौन सा है, ड़। तो इसमें आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये गलत है, एक मिसप्रिंट थोड़ा हुआ है ऐसा मुझे लग रहा है। देखिए आप, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, देखो, अधोरेखित सर्वनामाचा प्रकार ओळखा, वार्षिक स्नेह संमेलनासाठी आपण अतिथी म्हणून यावे। तो यहाँ पे आपण जो अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है उसका सर्वनाम का टाइप, जैसे हमारा आप हिंदी में या इंग्लिश में भी ग्रामर पढ़ते हैं तो उसमें है ना फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है ना प्रोनाउन का। तो उसी तरह से यहाँ पे सेकंड पर्सन यूज हुआ है। फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, आई, वी, है ना। सेकंड पर्सन में ही, शी, इट, दे वगैरह, यू, है ना, है ना। तो उसमें यू जो होता है ना, आपन यहाँ पे है ना यू हो गया, तो ये सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, द्वितीय पुरुष सर्वनाम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अधोरेखित शब्दाचे लिंग ओळखा, दीपावली सणाला सर्वांनी घराच्या चौकटीला तोरणे बांधली। तो इसका जो लिंग है, ये तोरण जो होता है ये ना तो पुल्लिंग है, ना तो स्त्रीलिंग है, ना उभयलिंग है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट आता है, इसका कोई लिंग ही नहीं है। ठीक है ना, नपुंसक लिंग। अब उसका गलत अर्थ मत लगाइए नपुंसक लिंग का। ठीक है, एक्चुअली जिसका कोई लिंग नहीं होता वो नपुंसक लिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, वचन बदलानुसार चुकीचा पर्याय निवडा। तो जब हम लोग है ना वचन बोलते हैं ना, एक वचन बहुवचन, तो लहर का लहरी आता है मराठी में, पाउल का पाउले बराबर है और रेशा का रेशा ही बराबर है। लेकिन ये जो थर्ड नंबर का ऑप्शन दिया है वो गलत दिया हुआ है, तो इसका आंसर आता है थर्ड नंबर का नज़र, नजरे, ऐसा नहीं होता है ना, नज़र का नज़री भी है, उसी का नज़री है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, दिलेल्या वाक्याचा काळ ओळखा, ती मांजर चिडलेल्या वाघिणीसारखी पिंजऱ्यात फेऱ्या मारत असेल। तो अभी इसका मतलब ये है कि अभी उन्होंने देखा हुआ नहीं है इसको, है ना, ये जो पिंजरे में जो बिल्ली रखी हुई है वो, उसको उन्होंने देखा नहीं है, अभी वो देखने वाले हैं, है ना। और वो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो इस तरह से कर रही होगी। तो ये आ जाएगा आपका अपूर्ण भविष्य काळ, थर्ड नंबर का आंसर आएगा इसका, अपूर्ण भविष्य काळ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दोन शब्द जोडताना तसेच ओळीच्या शेवटी अपुरा राहिलेला शब्द दाखवताना कोणते विरामचिन्ह वापरतात। तो इसमें जब भी दो शब्दों को लिखना होता है, जैसे आसपास अगर लिखना है तो आस और पास के बीच में एक अपन ऐसा माइनस का साइन करते हैं, माइनस साइन जैसा, तो उसको संयोग चिन्ह बोलते हैं। या हम लोग कोई एक वर्ड लिखे हैं, बहुत बड़ा वर्ड है लेकिन एकदम लास्ट में आ रहा है, तो उसको जो है जैसे समाधान कारक लिखना है तो समाधान लिख दिया और डैश करके आगे की लाइन में हम लोग कारक लिख देते हैं, है ना। जैसे अभी मुझे एक वर्ड लिखना है समाधान कारक, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समाधान, अब यहाँ पे मुझे कारक लिखना नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगा और नेक्स्ट लाइन में जब यहाँ से नेक्स्ट लाइन यहाँ पे शुरू होगी तो उसके आगे में ऐसा कारक, समाधान कारक इस टाइप के, है ना। और बाकी का मैं जो भी है हमारा जो उसको कंटिन्यू करूँगा लिखना। तो ये जो लाइन होती है इसको हम संयोग चिन्ह कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संयोग चिन्ह। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया है, पुढीलपैकी किती शब्दातील अनुस्वाराचा उच्चार म या अनुनासिकाप्रमाणे होतो। तो जब हम इसका उच्चार करते हैं, जैसे मंजुळ, अन्न आ रहा है, अन्न, है ना, मंजुळ आ रहा है, लेकिन सेकंड जो वर्ड है देखो उसमें आम म आ रहा है, म। तो ये एक वर्ड है जिसमें म आता है, वो पतंग में नहीं आ रहा है, संप में आता है, म आता है। ठीक है ना, पंथ नहीं होता है, रंक भी नहीं होता है, कुटुंब म आता है इसमें, देखिए इसमें भी आ रहा है, म आ रहा है। ठीक है ना, इसके बाद गुम्फण, गुम्म म आ रहा है, देखिए इसमें भी आ रहा है, और जाम्भूड़ इसमें भी आ रहा है। तो टोटल ऐसे 5 वर्ड्स ऐसे हैं जिसको हम जब उच्चार करते हैं उसका, तो हमें म आता है। देखो आंबा, संप, है ना, कुटुंब, गुम्फण, है ना, जाम्भूळ।
तो इस तरह से म जो है वो इन 5 शब्दों में आ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या दिया है, साने गुरुजी यांनी पुढीलपैकी कोणते पुस्तक लिहिलेले नाही। तो इसमें जितने भी बुक्स है ना, ये श्यामची आई, धडपडणारी मुले, सुंदर पत्रे, ये सभी जो है ये साने गुरुजी ने लिखे हैं। लेकिन जो पहला जो बुक दिया हुआ है आनंदाची बाग, ये इन्होंने नहीं लिखा है। तो इसका आंसर जो है ये तीनों नहीं है। हमें क्या बताना है कि लिहिलेले नाही, जो लिखे नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर है करेक्ट वाला ऑप्शन 1, आनंदाची बाग। ये जो है इन्होंने एकनाथ आव्हाड है ना, एकनाथ आव्हाड जो लेखक है उन्होंने लिखा है इसको, एकनाथ आव्हाड। ये बच्चों के लिए लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, काव्यपंक्ती व त्यांचे रचनाकार यांच्या जोड्या दिल्या आहेत, त्यातील चुकीची जोड़ी निवडा। मुझे ये बहुत ही टफ क्वेश्चन लगा क्योंकि मैंने ये सारी कविताएं नहीं पढ़ी हैं। मेरा भी जो एजुकेशन हुआ है वो हिंदी मीडियम से हुआ है, मराठी मीडियम से नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये सब नहीं आएगा। तो मैं इसका आंसर जो है आंसर शीट में 4 दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग ये देख लीजिए। आपके जो इसके पहले जो है ना, ये जनरली ये जो कविताएं वगैरह या जो पैसेज वगैरह देते हैं ना, ये हमें पिछले जो कुछ क्लासेस होते हैं उसी में से दिया हुआ रहता है। तो ये आपने कभी पढ़ा होगा, शायद आपको ये याद आता होगा। ठीक है, तो उस हिसाब से इसका संत बहिणाबाई जो है उनका आता है, जो गलत है मतलब ये। ठीक है, ये जो पेयर है ये गलत है 4th नंबर का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 to 14 के लिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं, मतलब सूचना दी हुई है। और इसमें एक उतारा दिया हुआ है, पुढील उतारा काळजीपूर्वक वाचावा, त्याखालील विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरांचा योग्य पर्याय निवडा। तो ये हमेशा की तरह आप इसे पैसेज को पढ़ लीजिए क्योंकि पढ़ने में काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप पढ़ लो, मैंने पढ़ चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, देखिए, रवींद्रनाथ टैगोर यांच्या संदर्भात चुकीचे विधान निवडा, गलत बताना है उनके बारे में। तो पहला है, त्यांनी गीतांजली काव्यसंग्रह लिहिला आहे, ये बराबर है। त्यांनी भूदान चळवळीत सहभाग घेतला होता, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भूदान में नहीं लिया था, उन्होंने देखिए इसमें लिखा हुआ है, हम पिछले उसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे थोर कवि होते है ना, कहीं तो लिखा है एक, उन्होंने उसमें भाग लिया था, नेक्स्ट में ही है शायद, हाँ ये वंगभंग में। ठीक है ना, उन्होंने कहाँ लिया था, वंगभंग विरोधी चळवळीत सहभाग घेतला होता। तो यहाँ पे वंगभंग नहीं है, भूदान नहीं है। ठीक है, तो ये वाला जो है गलत है, बाकी सब बराबर है। त्यांचे जनगण मन हे स्वतंत्र भारताचे राष्ट्रगीत आहे, त्यांचा व्यासंग फार मोठा होता, ये बाकी सब करेक्ट है। तो 12th का जो है 2nd नंबर का आंसर है। 13 में देखिए, रवींद्रनाथांनी शांती निकेतनला जोडून श्री निकेतन उघडलं, कारण तो किस लिए खोला था उन्होंने, ये वाला फर्स्ट है, खेड्यांचा उद्धार व्हावा यासाठी। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, भारताचा विकास होण्यासाठी ग्रामोद्धार व्हायला हवा याची त्यांना जाणीव होती, म्हणूनच त्यांनी शांती निकेतनला जोडून श्री निकेतन उघडले, है ना। ग्रामोद्धार यानी गांव का, है ना, खेड़ा गांव बोलते हैं ना जिसको, खेड़ा या गांव है ना, उसी को बोलते हैं, खेड्यांचा उद्धार व्हावा यासाठी। तो 13 का है ऑप्शन नंबर 1। 14 देखिए, उतार्यातील आशयानुसार ग्रामोद्धार केंद्रात कोणते शिक्षण मिळत नव्हते। तो ये सभी शिक्षण मिलते थे, 1st, 3rd, 2nd, 4th, लेकिन ये 3rd वाला नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि भाई उस समय संगणक ही नहीं था, तो कहाँ से संगणक शिक्षण देंगे। ठीक है, जिस पीरियड में इन्होंने ये, है ना, जो ग्रामोद्धार केंद्र खोला था, उसमें उस टाइम पे संगणक नहीं आए थे इंडिया में, तो उस समय तो ये संगणक शिक्षण पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, तो 14 का आता है आपका ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दागिना या शब्दासाठी समानार्थी शब्द निवडा,
अचूक 2 पर्याय निवडा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अलंकार, वैभव, श्रृंगार और आभूषण। तो इसमें से दागीना जो होता है मतलब ज्वेलरी, है ना, तो ज्वेलरी जो है वो तो ज्वेलरी से श्रृंगार किया जाता है, ठीक है ना, तो ये तो नहीं होगा, वैभव भी नहीं होगा, है ना। तो अलंकार एक है, दागीने का जो समानार्थी शब्द है वो है, और ये जो आभूषण है 4th नंबर का, वो भी एक दागीना जो होता है उसका समानार्थी शब्द है। तो इस तरह से 2 इसके आंसर हैं, 1st एंड 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिलेल्या शब्दास पर्यायातील कोणता शब्द जोडल्यानंतर जोड शब्द तयार होत नाही। तो दाना के साथ में देखो, दाना पानी, दाना गोटा, दाना वैरण सब बराबर है, दाना अड़का नहीं होता कभी, ठीक है ना। पैसा अड़का होता है, पैसा अड़का, तो दाना अड़का नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, लक्षद्वीप या शब्दात एकूण किती वर्ण आहेत। अब इसको वर्ण कैसे गिनते हैं, देखिए पहले तो ये जो ल है ना उसको पूरा नहीं होता है कभी भी, ये ऐसा आधा होता है, फिर प्लस उसमें अ होता है, ठीक है, फिर प्लस अक्ष, हाँ, फिर उसके बाद में फिर होता है द के बाद में फिर प्लस ये जो आधा होता है ना, ये वाला जो नीचे का, इसको भी ऐसा एक वर्ण के रूप में काउंट करते हैं। फिर प्लस वो, फिर उसके बाद क्या लिखा है ई, है ना, फिर उसके बाद में पो, और फिर प्लस ओ। तो इसको गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे भी एक रह गया है, ये मेरे ख्याल से इसको भी श जो है ना, श ऐसा और फिर ओ, है ना, तो यहाँ टोटल 10 हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है, ठीक है। टोटल 10 वर्ण है उसमें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, पुढीलपैकी कोणती जोडी विरुद्धार्थी शब्दाची नाही। विरुद्ध शब्द देखना है, तो आरंभ उशीर, है ना, तो आरंभ का अंत होता है, तो ये तो विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, ठीक है। उसके बाद में साम्य भेद, ये बराबर है, निष्पाप पापी, निपुणता विपुलता, तो पहला ही इसका आंसर है 18 का, ऑप्शन नंबर 1। बाकी सब बराबर है, विरुद्धार्थी शब्द है एक दूसरे के, लेकिन पहला वाला जो है वो विरुद्धार्थी नहीं है, तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, समानार्थी शब्दांची अयोग्य जोडी निवडा। इसमें यानी समानार्थी शब्द देखना है हमें, तो जैसे अलगुज यानी बांसुरी, ये बराबर है, विहंगम यानी अवकाश, ये नहीं है, ठीक है। सुगंध को परिमल भी बोलते हैं और अभंग अखंड बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं है, सेकंड नंबर का, है ना, विहंगम अवकाश जो है वो इसका गलत है आंसर, यानी जो पेयर है वो गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, थोड़ा इसको ऊपर लेना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है, दिलेल्या शब्द समूहाबद्दल एक शब्द निवडा। तिन्ही बाजूंनी समुद्राचे पाणी असलेला प्रदेश। तो ऐसा जो होता है उसको द्वीप बोलते हैं ना, द्वीप या टापू, है ना, तो उसको मराठी में द्वीपकल्प बोलते हैं। 4th नंबर का जो आंसर है ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या दिया है, दिलेल्या वाक्यात अधोरेखित केलेल्या दोन्ही शब्दांच्या अर्थासाठी पर्यायातून योग्य शब्द निवडा। तो दुपारी आकाशात वाऱ्याने नवीन वस्त्र उडत आले होते। तो हमें जो दोनों भी अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं उसके लिए एक ही वर्ड हमें बताना है। तो आकाश का मतलब भी वही होना चाहिए और वस्त्र भी मतलब वही होना चाहिए। तो ये फर्स्ट वाला जो है ऑप्शन नंबर 1 अंबर, ये जो वर्ड है ये दोनों के लिए दोनों का समानार्थी है, ठीक है। दोनों का अर्थ अगर हम निकालना चाहें तो उससे अंबर से आता है, ठीक है। बाकी तीनों में सिर्फ एक नभ मतलब आकाश होता है, वसन यानी वस्त्र होता है, ठीक है ना। तो सिर्फ एक एक इसका आंसर होता है, मतलब समानार्थी शब्द होता है, लेकिन दोनों का एक साथ चाहिए, तो इसका फर्स्ट नंबर का आंसर है उसका। देखिए फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22, पुढीलपैकी कोणता शब्द शुद्ध आहे, 2 अचूक पर्याय निवडा। तो कौन सा शब्द बिल्कुल शुद्ध है, तो ये देखिए ये तो अशुद्ध हो गया इसमें, है ना। ये जो शारी और रिक में जो है ना, ये पहली विलांटी आना चाहिए था, जिसको हम हिंदी में छोटी की मात्रा बोलते हैं, शारीरिक में, है ना।
रिक जो लिखा है ना उसमें छोटी की मात्रा, ऐसे ही प्रायश्चित में यहाँ पे छोटी की मात्रा आती है, यहाँ पे प्रायश्चित है ना। तो ये दोनों भी अशुद्ध हो गए। शुद्ध कौन कौन से हैं? थर्ड एंड फोर्थ जो है वो शुद्ध शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 टू 25 के लिए यहाँ पे कविता दी हुई है। तो पुढील कविता काळजीपूर्वक वाचावं, त्याखाली दिलेल्या विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तराचा योग पर्याय निवडा। तो ये कविता आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, और कविता पढ़ के आप उसका आंसर दीजिए। मैंने ये पढ़ चुका है, मैंने ये कविता, ठीक है। मैं हमेशा पहले ही पढ़ लेता हूँ क्योंकि फिर पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, फालतू टाइम जाता है वो। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। शरद ऋतू हा मुलांसाठी आनंदाची पर्वणी का असतो? कारण अनेक सणांची रेलचेल असते, है ना। देखो यहाँ शरद ऋतु का यहाँ वर्णन किया हुआ है। यहाँ पे देखो शरद कहाँ चला गया भाई? हाँ, ये दिखाओ, शरद ऋतूचे, पेन चालू करना पड़ेगा। शरद ऋतूचे चंगळ मुलांची दिवस सणांचे, है ना, मतलब अनेक सणांची रेलचेल असते, इसलिए वो बच्चों को पसंद आता है, ठीक है ना। और चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया है। कोकिळ आनंदाने केव्हा गाऊ लागतो? तो कब गाता है? कोयल की आवाज़ कब आती है? देखिए, जब बारिश में तो कोयल का आवाज़ आपको बिल्कुल नहीं आएगा, ठंड में भी नहीं आता है। जैसे ही ठंड खत्म होने लगती है और धीरे धीरे पतझड़ भी चला जाता है, फिर नए पत्ते आते हैं पेड़ों को, आम में हल्की हल्की मतलब आपके छोटे छोटे आम लगना शुरू हो जाते हैं, उस समय आपको कोयल का आवाज़ आता है। मतलब निसर्ग पाना फुलांनी बहरल्यावर, इसका सेकंड नंबर का ऑप्शन आता है ना। बारिश में तो नहीं आता है, जब मेघ गरजते हैं तब नहीं आता है ना। जब बहुत बारिश होती है उस समय भी नहीं आता, रात को भी चांदने पडल्यावर उस समय भी नहीं आता है ना। कोयल का आवाज़ कब आता है? सेकंड नंबर, है ना, निसर्ग पाना फुलांनी बहरल्यावर। अभी क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। कवितेतील आशयानुसार चुकीची जोडी निवडा। तो इसमें देखिए शिशिर को लिया है थंडीचा कडाका, ग्रीष्म यानी उकाड़ा बराबर है, ग्रीष्म तो बराबर है, और वर्षा यानी संततधार भी बराबर है, हेमंत यानी धान्याचा बहर भी बराबर है। सिर्फ इसमें गलत कौन सा है? ये फर्स्ट वाला है। शिशिर को ठंडीचा कड़ाका नहीं बोलते, शिशिर जो है ना ठंड के बाद में आता है। इसमें देखिए, ओसरते थंडी डोकावे शिशिर, जब ठंड खत्म हो जाती है तो शिशिर आता है ना। पालवते झाड़ हिरवा बहर, उसके बाद में जो पेड़ों को नए पत्ते आते हैं, ठीक है ना, पतझड़ खत्म होने के बाद में, और सब पेड़ जो है हरे हरे हो जाते हैं। तो शिशिर को ठंडीचा कड़ाका नहीं है, तो ये जो है गलत, चुकीची जोड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे 25 क्वेश्चन मैंने कर दिए। एक्चुअली मैं भी मराठी उतना मेरा अच्छा नहीं है, लेकिन मैं हाँ, मेरा मदर टंग मराठी है, नो डाउट मेरा मदर टंग मराठी है, लेकिन दुर्भाग्य से मैं महाराष्ट्र में रहा ही नहीं हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा एमपी में गुजरा हुआ है, क्योंकि मतलब वहाँ पे मेरे जो पेरेंट हैं वो इसमें गवर्नमेंट सर्वेंट थे एमपी में, तो उस वजह से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मेरा पूरा एमपी में गुजरा हुआ है, इसलिए मुझे मराठी भी उतना ठीक है, मतलब बोलचाल में आता है, लेकिन जो लैंग्वेज होती है ना उसमें मेन जो होता है वो होता है उसका है ना ग्रामर जो है। फिर भी मराठी का ग्रामर हिंदी और इंग्लिश से मिलता जुलता है बहुत कुछ, क्योंकि हालांकि वो भी देवनागरी लिपि है, तो बहुत कुछ मिलता जुलता है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और वैसे भी लैंग्वेज में सबका ही प्रॉब्लम होता है, हिंदी इंग्लिश मराठी ये तीनों जो लैंग्वेज होती है ना, इसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं। और इसलिए ना मैंने देखा है यूट्यूब पर किसी ने भी लैंग्वेज के तो बनाए ही नहीं है वीडियो, है ना, बनाए हैं लेकिन ऐसी हाँ इसका ये आंसर है, इसका आंसर है, इसका आंसर है, ख़त्म हो गया, चलो, इस तरह से बनाए हुए। थोड़ा एक्सप्लेन करके एक्चुअली इसको भी एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है ना। हमारे यहाँ हिंदी के सर होते थे, वो बहुत अच्छे से मतलब एक एक वाक्य को, एक एक शब्द को समझाकर बताते थे इसका अर्थ क्या है, क्योंकि साहित्यिक भाषा और हमारी बोलचाल की भाषा में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है। तो हमें इसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है, लैंग्वेज को भी, क्योंकि है ना 25 क्वेश्चंस होते हैं और इसके 50 मार्क्स होते हैं,
तो 50 मार्क्स हम छोड़ नहीं सकते हैं। मैं पिछले भी वीडियोस में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हमें इसको लाइटली नहीं लेना है, इसकी भी तैयारी उतनी ही अच्छे से करना है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अब आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 26 to 40, है ना। हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे और एक वीडियो में 20 क्वेश्चन करेंगे। इस तरह से हम लोग 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इंटेलिजेंट टेस्ट के। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।